आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, दोनों सदनों में गतिरोध दूर होने के आसार। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मियों को नहीं मिलेगी पदोन्नति, विभागाध्यक्ष को कड़े निर्देश जारी। मौलाना मदनी बोले, स्कूलों में पढ़ाया जाए जिहाद, कांग्रेस पर भी कटाक्ष। बीएचयू में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच पत्थरबाजी, हादसे में 100 घायल, वाहन और संपत्ति को नुकसान। और दिल्ली एमसीडी चुनाव का मतगणना जारी, दक्षिणपुरी वार्ड से आप तो संगम विहार से कांग्रेस आगे, रुझानों में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ईपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध आज भी देखने को मिल सकता है। दोनों सदनों में गतिरोध दूर होने के आसार हैं। सदन बिना हंगामे के चलाने पर विपक्ष अब राजी हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा था। दोनों सदनों की कार्यवाही चलने नहीं दी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए थे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया था। यहां सहमति बनी कि आज सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा। बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही इससे एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी 10 घंटे चर्चा होगी। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। तो आपको बता दें, आज दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है कि किसी हंगामे के बिना सदन चलेगा। वहीं आपको बता दें, दोनों पक्षों को ओम बिरला से मुलाकात करवाई गई थी ताकि बिना किसी हंगामे के आज सदन चल सके। वहीं 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही इससे एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी 10 घंटे चर्चा होने वाली है। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। वहीं विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा था। दोनों सदनों की कार्यवाही चलने नहीं दी। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए थे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया था। यहां सहमति बनी कि आज सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा। वहीं बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। अब अगली बड़ी खबर आपको वाराणसी से हम सीधे बता रहे हैं। बीएचयू में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली है। पत्थरबाजी के दौरान 100 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वाहन और संपत्ति को नुकसान भी हुआ है। बीएचयू में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच ये झड़प देखने को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है। बता दें आपको, पत्थरबाजी के दौरान 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। वाहन और संपत्ति को नुकसान बताया जा रहा है। छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है। पत्थरबाजी के दौरान 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, वाहन और संपत्ति को नुकसान भी हुआ है। तो बीएचयू में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच ये झड़प का मामला सामने आया है। पत्थरबाजी के दौरान 100 लोग घायल हो गए हैं। वहीं वाहन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 100 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये छात्रों
और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश दुबे का रुख करेंगे। राजेश, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच झड़प हुई है, इसका मुख्य कारण क्या रहा? छात्रों की क्या मांग है? आपको बता दें मैम कि जो है कि विगत कल रात में जो है करीब 11 बजे एक छात्र आ रहा था जिसका एक्सीडेंट हो गया। और जब वो अपना सुबह जो है कंप्लेन लेकर के ट्यूटोरियल गया है कि कंप्लेन करेंगे कि जो सुरक्षा गार्ड है उनके द्वारा जो है एक्सीडेंट किया गया है, तो वहां जाने के बाद सुरक्षा गार्ड जब वो अंदर जाना चाहा जो है चीफ कलेक्टर से मिलने के लिए, तो उसको जो है वही जो गार्ड तैनात थे उनको जो है काफी जो है उस छात्र को फिर दोबारा जो है मारे पीटे हैं लोग। इसके बाद वो आकर के अपने हॉस्टल में बताया है छात्र जो है कि हम ऐसी मेरे साथ घटना हुई है। और इसके बाद जब मैंने कंप्लेन करने गया तो हाँ भी जो है सुरक्षा गार्ड बीएचयू के जो है फिर हमारे साथ मारपीट किया है। इसके बाद तमाम जो है बिरला हॉस्टल और तमाम हॉस्टल के लड़के जो है इकट्ठा होकर के गुरिल्ला युद्ध दोनों तरफ से सुरक्षा गार्ड और छात्रों के साथ गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया और पत्थरबाजी शुरू हुआ, जिसमें जो है तुरंत जो है जब सुरक्षा गार्ड जब देख रहे हैं कि अब संभलने वाला नहीं है, छात्र काफी इकट्ठा हो गए थे, तो फिर उन्होंने जो है फोर्स बुलाया। इसके बाद वो जाकर के मामला किसी शांत हुआ। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी पूरी तरह से मामला शांत नहीं है और बीएचयू परिसर में जो है फोर्स लगा दी गई है। आगे देखिए अब आज दोपहर में जो है हो सकता है कि अधिकारियों और छात्रों के बीच में जो है बैठक की जाए। और इस पूरे मामले पर बीएचयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है राजेश? हेलो जी, इस पूरे मामले पर बीएचयू प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बीएचयू प्रशासन से हमारी बात हुई है वहाँ कुछ अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि अभी गलती अपने सुरक्षा गार्डों की नहीं माना है और बीएचयू के सुरक्षा गार्डों को लगातार अभी छात्र के साथ नहीं बल्कि आए दिन जो है वहाँ मरीज जो आते हैं उनके साथ भी लोग मारपीट कर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बीएचयू में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच ये बड़ी झड़प देखने को मिली है। पत्थरबाजी के दौरान 100 लोग घायल बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्य कर्मियों को नहीं मिलेगी पदोन्नति, संपत्तियों का ब्यौरा ना देने वालों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। विभागाध्यक्ष को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा ना देने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक जानकारी ना देने वालों के नाम 1 फरवरी से होने वाले पदोन्नति में शामिल नहीं किए जाएंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। वहीं पोर्टल 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, ये यूपी से बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राज्य कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी, और क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए फातिमा, ये जो यूपी की सरकार है उसने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं जो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, उसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन भी रखी गई है। अगर तब तक वो अपना ब्यौरा सबमिट नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो 1 फरवरी से जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी लगातार सरकार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संपत्तियों का ब्यौरा मांगती रही है। हालांकि तमाम अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो समय पर अपना ब्यौरा जमा नहीं करते, जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अपलोड नहीं करते हैं। ऐसे में अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। और ये अनिवार्य रूप से सभी पर लागू होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 फरवरी 2026 से जो भी प्रक्रिया शुरू होगी प्रमोशन की या पदोन्नति की, उसमें न सिर्फ उनकी पदोन्नति रोकी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ये स्पष्ट और सख्त निर्देश सरकार की तरफ से सभी कर्मचारी अधिकारी जो सरकारी हैं उनको दिया गया है।
किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे? बिल्कुल, देखिए वो जो विभागीय कार्रवाई होती है, अगर आप संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो प्रमोशन तो रोका ही जाएगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी उनका जो उनकी रैंक होगी, जो उनका पद होगा, उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई संभव है उस पद के लिए वो कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, ऐसा स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और जिनकी संपत्ति अगर इन दिनों अवैध पाई जाती है उन पर क्या कार्रवाई होगी यूपी सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी संपत्तियों जिन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, जो सरकार के रडार पर हैं या पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ सरकार स्पष्ट तौर पर कार्रवाई करती है। और पिछले तमाम ऐसे मामले देखने को भी मिले हैं जब जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं जिन्होंने कहीं गलत तरीके से पैसा कमाया है, उसके खिलाफ सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा आपको ऑनलाइन देना होगा। वहीं पोर्टल 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। अब अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जहां पर एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। आपको बता दें, दक्षिणपुरी वार्ड से आप तो संगम विहार से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव की मतगणना जारी है, जहां 30 नवंबर को 38.51% मतदान हुआ था। मुंडका सीट से आम आदमी पार्टी के अनिल जीत चुके हैं, वहीं भाजपा के जयपाल हार चुके हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 1577 वोटों का है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक वार्ड में जीत दर्ज कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हर्ष शर्मा को 1182 मतों से हराकर ये सीट जीती है। कुल 12 वार्डों के लिए एमसीडी उपचुनाव की मतगणना दिल्ली के 10 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई। इन उपचुनाव में 30 नवंबर को मतदान हुआ था। इन 12 वार्डों में से 9 पहले भाजपा के पास थे, जबकि शेष 3 आम आदमी पार्टी के पास थे। बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई हुई है। आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफशा फातिमा और शिफाउर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आरोपी गुलफशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से दलील रखी गई है। उमर खालिद की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उमर खालिद के भाषण का वीडियो चलाकर कोर्ट को दिखाते हुए कहा कि खालिद का भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर था, उस पर यूपीए की धारा कैसे लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है आपको ये जो तमाम आरोपी हैं उनके लिए क्या फैसला देगा आज सुप्रीम कोर्ट? दरअसल इस मामले में आज सुनवाई दोबारा संपर्क करने की विवेक से कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफशा फातिमा और शिफाउर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आरोपी गुलफशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से दलील रखी गई है। उमर खालिद की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उमर खालिद के भाषण का वीडियो चलाकर कोर्ट को दिखाते हुए कहा कि खालिद का भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर था, उस पर यूपीए की धारा कैसे लग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट आज बता दें आपको 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करने वाला है, जिसमें आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफशा फातिमा और शिफाउर रहमान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान आरोपी गुलफशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से दलील रखी गई है।
उमर खालिद की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में उमर खालिद के भाषण का वीडियो चलाकर कोर्ट को दिखाते हुए कहा कि खालिद का भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर था, उस पर यूपीए की धारा कैसे लग सकती है। तो आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्रंप का जो दावा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा दोहराया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते अपनी बात कही। बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जिन 8 युद्धों को उन्होंने खत्म करवाए उनमें से हर एक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ट्रंप ने एक बार फिर से दावे को दोहराया है। पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उसको रुकवाने का जो क्रेडिट है वो एक बार फिर से ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जितने देशों के बीच युद्ध विराम मैंने करवाया उसके लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करके अपनी बात कही है। बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जिन 8 युद्धों को उन्होंने खत्म करवाए उनमें से हर एक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दावा दोहराया है। ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने वाला मैं हूं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ट्रंप का जो बड़बोलापन है उसके बारे में पूरी दुनिया आप जानती है और हंसती भी है। लेकिन ट्रंप की जो ये आदत है कि बार बार भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने की, वो कई बार लगभग 60 बार ये सामने आ चुका है और विपक्ष इसी बात को लेकर के सरकार पर हमलावर होता रहा है। लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो यह कहना है कि सरकार ने जो भारत और पाकिस्तान का हालिया जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के आग्रह पर रोका गया था और पाकिस्तान के आग्रह पर रोकने के बाद ही ट्रंप ने इसका श्रेय अपनी ओर से लेना शुरू कर दिया कि हमारे पहल से ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों ने मुझसे आग्रह किया था और हमारी पहल से यह युद्ध रुका है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत सरकार ने इसका बार बार खंडन किया है कि ट्रंप का भारत पाक युद्ध रुकवाने में कोई हाथ नहीं है। लेकिन विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मनीष लगातार बीजेपी पर हमलावर थी और उनका यही आरोप था कि प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मना नहीं करते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। देखिए, इसमें अब यह है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी बात को बार बार दोहरा रहा है, तब की सभी तथ्यों से दुनिया अवगत है। ट्रंप तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाने का श्रेय लेते रहे थे, लेकिन जो आज तक नहीं रुकवा पाए हैं। तो ऐसे में ट्रंप की बातों को नजरअंदाज करना ही भारत सरकार के लिए समझदारी भरा एक कदम माना सकता है और विपक्ष को तो मौका चाहिए। विपक्ष इस मौके को, हर मौके को भुनाने में लगा रहता है, लेकिन भारत सरकार का जो कदम है वो काफी संयम भरा है, ये माना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।